हम आज के दिन उसको रुलाकर ही छोड़ेंगे, सबके साथ फोटो खिंचाएंगे, वो खड़ा नहीं रह सकता तब केक कट करवाएंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। 1 साल के बच्चे के लिए 15,000 का खर्चा करके पार्टी दिया। फिर आपका बच्चा 3 साल का हुआ, तब आपने 25,000 का खर्चा करके पार्टी दिया। जब आपका बच्चा 5 साल का हुआ, आपने अब थोड़ा मैनेज करने के लिए सोचा, इसलिए वापस 15,000 का खर्च करके कुछ पार्टी दिया। अब आप आगे पार्टी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अब आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे आपका डेडिकेटेड ऑडियंस तो रहा नहीं है, और जो बच्चा आपको सुन ना रहा हो वो बच्चे से अब आपको प्यार नहीं होता ज्यादा। लेकिन जो आपने धीरे धीरे ये पार्टी वाला किस्सा शुरू किया और जो उसकी आदत में आने लगा और उसको फीलिंग आने लगा कि ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तारीख पे जो मांगते हैं सब मिलता है। और फिर होता कुछ ऐसा है, 10 साल की उम्र पे वो पार्टी मांगता है, पापा दोस्तों को पार्टी देना पड़ेगा। 15 साल की उम्र पे वो सामने से आईफोन 6 मांगता है। या फिर मैं कहूंगा कि धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, 18 साल की उम्र पे वो जिद जरूर करेगा कि रेडिसन में पार्टी देना है। लेकिन रेडिसन तक वो पहुंचा कैसे? एक बात बताओ, अगर आप अपने बच्चे की सही में खुशी चाहते थे तो डू यू थिंक कि उसके लिए केक कट करने की जरूरत थी? डू यू थिंक उसके लिए महंगी कोई खिलौने या रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियों की आवश्यकता थी? अगर आज उसका बर्थडे है तो मैं कहना चाहूंगा उसके साथ बच्चा बनकर खेलो, मैक्सिमम टाइम उसके साथ स्पेंड करो। आज ही का वो दिन है जब उसे फ्रीडम दो कि जो वो करना चाहे वो कर सकता है। इट्स अ हॉलीडे फॉर हिम। उसे अपने रूटीन लाइफ से बाहर निकालो कि चल बेटा, आज ट्यूशन नहीं जाएगा, चलेगा, आज होमवर्क नहीं करेगा, चलेगा। ये जो खुशी बच्चे के अंदर होगी वो आपकी पार्टी से कई गुना बेहतर होगी, क्योंकि वो खुशी मटीरियलिस्टिक नहीं है। और जब वो भौतिक खुशियों में आप अपने बच्चे को बचपन से डालोगे तो 15 साल की उम्र पे जब आईफोन दोगे तब वो आईफोन से खुश नहीं होता, शिकायत करता है कि आईफोन क्यों दिया, आईफोन प्लस क्यों नहीं दिया, ये वाला कलर क्यों दिया, वो वाला कलर क्यों नहीं दिया, 64 GB का क्यों दिया, मुझे तो 128 GB का चाहिए था। क्योंकि अब वो भौतिक खुशियों में बिजी हो गया है। सो दैट्स वेयर आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि लंबा सोचिए और आज से उसकी शुरुआत कीजिए। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ना कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस कभी किए हैं, ना मेरे लिए कोई तोहफे आए हैं, और ना ही मेरे घर पे कोई आए तो मुझे चॉकलेट खिलाना अलाउड था। नॉर्मली आप सब जानते हैं कि कोई भी बच्चे को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आप एक चॉकलेट उसको दिखाएंगे, वो आपकी ओर आकर्षित होकर आएगा, और फिर आपको भी पता है कि वो आपके पास बैठा तो है बट आपकी वजह से नहीं बैठा है, वो चॉकलेट की वजह से बैठा है। धीरे धीरे चॉकलेट जब उसकी आदत होने लगेगी तो टेम्पररी तो 5 मिनट वो आपके पास बैठ गया और 5 मिनट का प्यार पाने के लिए आपने उसको टॉफी तो दिखा दिया, मगर वो टॉफी की आदत उसके दांतों की क्या हालत करती है उसके बाद वो आप जानते हैं। मेरे घर पे जितने भी गेस्ट आते थे उनको दरवाजे पर रोक कर ही कह दिया जाता था मेरे डैड के द्वारा कि मेहरबानी करके मेरे बच्चे को कोई शुगर वाली चीज ना दिखाना, ना खिलाना, और लाए हो तो जेब में ही रखना। मेरे पापा को खुद चॉकलेट्स खाने की बहुत आदत थी, मगर उनको जब खाना होता तो जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तब अकेले बाहर खा लेंगे, मेरे सामने कभी नहीं खाएंगे। लंबा सोचना जरूरी है। एंड मुझे ऑलमोस्ट 9 या 10 साल की उम्र तक शुगर की आदत नहीं मिली, एंड बिकॉज ऑफ दैट द गुड पार्ट वाज कि मेरी ईटिंग पैटर्न्स बहुत अच्छी और पॉजिटिव रही थी।
ईटिंग पैटर्न्स पर मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा, बट हम बात कर रहे थे कि हाँ, लंबा सोचकर ही अपने बच्चे के साथ डील करना है। एंड उसी के साथ बच्चे को समझाइए कि सीखना इट इज फन, और उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स भी आजकल ऐसे अवेलेबल है, तो मोबाइल में एप्लीकेशंस भी ऐसे अवेलेबल है जिसके द्वारा वो खेलते हुए कार्टून के फॉर्मेट में काफ़ी कुछ सीख सकता है। और उसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि इवन आजकल ऐसे स्कूल्स की ऑप्शन है कि जो बच्चों को डायरेक्ट किताबों से नहीं मगर इक्विपमेंट तो टेक्नोलॉजी के द्वारा भी सिखा रहे हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लिंटो बॉक्स, आई वुड रिकमेंड दिस थिंग। आप चाहे तो अपने बच्चों के लिए चेक कर सकते हैं। इट्स अ वेबसाइट, फ्लिंटो, FLINTO, फ्लिंटो बॉक्स। You can understand the spelling of box, that's fine. So, Flinto box, you can just Google it. Flinto box बोलकर बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है, बच्चों के लिए है, और जिसमें बच्चों के लिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग पैकेट्स आपके घर पे आएंगे, और वो ऐसे खिलौने हैं जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा और बच्चों के अंदर से क्रिएटिविटी डेवलप होगी। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। ऐसी मार्केट में आजकल अब बहुत चीज़ें अवेलेबल है जो पहले के ज़माने में उतनी अवेलेबल नहीं थी। ऐसी चीज़ें आप इंटरनेट के माध्यम से खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और अपने बच्चों के लिए लेकर आ सकते हैं, मगर वो खिलौने दीजिए जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो। वो खिलौने मत दीजिए जो सिर्फ टाइम पास कराए। ऑलराइट? एंड उसी के साथ स्कूल और टीचर को जब चुनना हो तो हमेशा याद रखिए, हमें ऐसी स्कूल का कोई काम नहीं है जो बच्चे को सिर्फ इंजीनियर और सिर्फ डॉक्टर बनाएगी। हमें उसे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनाना है, पहले उसे अच्छा इंसान बनाना है। और जो स्कूल, जो प्रिंसिपल, जो टीचर बच्चे को अच्छा इंसान बनाने पर फोकस करते हो, बच्चे के स्वभाव पर, आदतों पर और कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करते हो, ऐसी स्कूल और टीचरों को चुना जाए, ना कि वो स्कूल जो सिर्फ डोनेशन ज्यादा लेती है। डोनेशन ज्यादा लेना मतलब वो बहुत अच्छी स्कूल है, ये मानना गलत है। एजुकेशन अपने देश का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है, और इस वजह से कहना चाहूंगा कि सिर्फ फीस की कंडीशंस पे स्कूल अच्छी है या बुरी ये मत मानो। ऑलराइट? वहां पर जाकर वो स्कूल कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपके बच्चों के लिए ऑफर करती है वो भी देखिए, कि पढ़ाई के अलावा कितने ऑप्शंस और अवेलेबल है वहां पे। क्या वहां पर योगा कराया जाता है? चेक करो। क्या वहां पर मेडिटेशन सिखाते हैं? चेक करो। वहां पर क्या दूसरे स्पोर्ट्स का भी महत्व है? और है तो सिर्फ क्या ग्राउंड बना के रखे हैं या उधर बच्चे खेल भी रहे हैं? दोनों चेक करना जरूरी है। कुछ लोग सिर्फ ग्राउंड बना के ही रखते हैं और सभी पीरियड सिर्फ पढ़ाई के लिए ही होते हैं, उसका भी मतलब नहीं है। स्कूल ऐसी होनी चाहिए कि जब उस स्कूल में एंट्री लो, सुबह या दोपहर या कोई भी पीरियड पे कोई ना कोई बच्चे खेलने चाहिए। अगर 100% अटेंडेंस क्लास में है, वो स्कूल मेरे मुताबिक सही नहीं है। आप समझते हो सही तो आपके चॉइस की बात है। ऑलराइट? सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट अबाउट स्टडी, क्योंकि पढ़ाई के द्वारा कोई लाइफ में फर्स्ट नहीं आया है। इस टॉपिक पर मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, मगर आपको भी मालूम है बिल गेट्स भी अनपढ़ है, स्टीव जॉब्स भी अनपढ़ थे, धीरू भाई अंबानी भी वही है। दुनिया के टॉप मोस्ट पोजीशन पे टॉप मोस्ट लोग जो है वो स्कूल और कॉलेज में फर्स्ट नहीं आए हैं। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, मैं एकेडमिक्स के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं एकेडमिक्स के प्रेशर के खिलाफ हूं। एंड वैसे उस पर आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी तो देखा ही है, और बहुत अच्छे से आमिर खान उसमें कुछ समझाते भी हैं। राइट? तो मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक पर ज्यादा डिटेल में बात करने की आवश्यकता है, मगर हमेशा ध्यान रखिएगा, टीचर्स अपने बच्चे को पनिशमेंट दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अपने बच्चे पर कभी हाथ नहीं उठाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। नेवर। बच्चा कितनी भी बड़ी गलती करे,
कोई भी फॉर्मेट पनिशमेंट का मार कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड पर इतना बुरा इफेक्ट देता है कि जिसके बाद अनकॉन्शियस लेवल पर जो फियर क्रिएट हो जाते हैं, फोबियास क्रिएट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम को लेकर माइंड पावर वर्कशॉप में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। राइट? सो प्लीज अपने बच्चों को जिस भी स्कूल और टीचर्स के साथ आपने रखा है, इतनी चीजों को जरूर चेक करना आवश्यक होगा। यस मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई मीन दिस प्रोग्राम, यहाँ पर मैम हमें बता रहे हैं कि भाई सर आप ये भी शेयर करें कि टीचर्स तो ये ध्यान रखे ही रखे, मगर उसके साथ पेरेंट्स भी ये ध्यान रखे कि अपने बच्चों पर हाथ ना उठाया जाए। सो एज वी ऑल अंडरस्टैंड यू नो कि दिस प्रोग्राम इज पेरेंटिंग। टीचर्स तो यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट का ही सब्जेक्ट या टॉपिक है, बट आप सभी एज अ पेरेंट, दैट इज माई प्राइमरी फोकस एंड दैट्स वेयर आई होप कि आप तो समझ ही पा रहे हैं कि जब मैं टीचर्स या स्कूल के लिए कुछ मना कर रहा हूं तो वो आपके लिए भी इक्वली अप्लाई होता है। इतना इक्वली अप्लाई होता है कि अगर कोई स्कूल और टीचर आपके बच्चे को अप्रिशिएट करते हो कि आपका बच्चा स्विमिंग में बहुत अच्छा है, बैडमिंटन में वो आगे जा सकता है, तो एज अ पेरेंट आपको ये जाकर दिखाने की जरूरत नहीं है 66% क्यों आए। बिकॉज कहीं कहीं स्कूल और टीचर भी इस बात को समझ रहे हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जरूरी है, बट वो पेरेंट जाकर जब शिकायत करेगा कि इसके तो 85 आने ही चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि फिर स्कूल और टीचर के लिए ऑप्शन नहीं रहता है कि उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से बाहर निकाल के फिर पूरी पढ़ाई पर ही फोकस करवाएं, बिकॉज वो पेरेंट्स की डिमांड है। एंड कॉमन सेंस की बात है, इफ यू आर पेइंग टू देम, तो आप जो डिमांड करेंगे उनका फर्ज बनेगा कि वो करे। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिए, दैट्स वेयर स्कूल और टीचर की प्रायोरिटीज अपने आप सेट हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे जितनी भी स्कूल्स में रखा गया था, हर एक प्रिंसिपल, हर एक टीचर को जाकर मेरे पिता मिलकर एक ही चीज समझाते थे, मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा चलेगा, मेरा बच्चा पास नहीं होगा चलेगा। He was an extremist. Okay? मैं उतना तो आपको नहीं कह रहा होने के लिए, मेरा बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा चलेगा, मेरा बच्चा पास भी नहीं होगा चलेगा, मगर स्कूल में उसके लिए ऐसा माहौल होना चाहिए कि उसको हर दिन मन करे स्कूल आने का। बोले वो सीखे या ना सीखे, उसको इधर आने का मजा आना चाहिए। He should enjoy this atmosphere. Okay? So I hope you can understand what I'm saying. Now, let's move on. You know, बच्चा जब तक 10 साल का होता है तब तक उसे एक फ्री टाइम देना जरूरी है कि पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ इतना भी ज्यादा उसे बिजी ना कर दीजिए कि उसके लिए थोड़ा सा पर्सनल टाइम अवेलेबल ना हो। एक ऐसा पर्सनल टाइम कि जिसमें वो जो चाहे वो करे। ऑलराइट? एक आधा घंटा या 1 घंटे का वो पर्सनल टाइम हो सकता है उसका। उसी के साथ आप उसे जब रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिटर्न में रिस्पेक्ट मिलेगा। ऐसा कभी ना किया जाए कि वो छोटा है ये सोचकर उसका इंसल्ट किया जाए या उसे नीचा दिखाने की हमारी कोई भी तरीके से कोशिश हो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जैसे जैसे माइंड का डेवलपमेंट होता है, उनका भी एक ईगो का डेवलपमेंट होता है। इस वजह से जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, रिटर्न में आपको भी रिस्पेक्ट वो देंगे। एंड मैंने तो कुछ नहीं कहा। कितनी बार हम अपने बच्चे से कहते रहेंगे, मत करो, नो, स्टॉप, रुक जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये सही नहीं है, चुपचाप बैठो। ये जितने भी कमांड्स और ऑर्डर्स आप देते रहते हैं, हमेशा याद रखिए कि उसे क्या नहीं करना ये बताने से बेहतर होगा आप उसे ये बताइए कि उसे क्या करना। नेगेशन से उसे पॉजिटिविटी पर लाओ। आपके साथ वो एक रेस्टोरेंट में है, 3 साल का बच्चा है, रेस्टोरेंट की जो चेयर है, कुर्सी है, उसके ऊपर खड़ा हो रहा है और तुरंत हम क्या कहते हैं, नो, स्टॉप, रुक जाओ। बट उससे बेहतर होगा आपने ये कहा होता, बेटा इस चेयर पर खड़े नहीं रहते हैं, बैठना होता है, आप बैठ जाइए। वो जो कर रहा है उसके लिए मना करने से बेहतर होगा उसको ये बताओ कि ये ना करके वो क्या कर सकता है। सब्स्टिट्यूशन। ओके? टीवी बंद करो, पूरा दिन टीवी मत देखते रहो, नहीं, उससे बेहतर होगा जब आप उससे ये कहे, बेटा
आप चाहे तो टीवी बंद करके अपना होमवर्क ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज अब सोने को 2 ही घंटे बाकी हैं एंड आपको काफ़ी होमवर्क करना बाकी है। उसे सब्स्टिट्यूट दो, ये मत करो मत कहो, ये ना करके और क्या करना वो कहना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, बच्चा रेस्टोरेंट में थाली के ऊपर म्यूजिक बजा रहा है एंड एट टाइम्स आप उसे रोकेंगे, मत करो, चुप रहो, लेकिन वो इसलिए ये कर रहा है क्योंकि उसे आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। एंड दैट्स वेयर वो बंद करवाने के लिए बेस्ट आइडिया क्या है, उससे बात करना शुरू करो, उसके कोई टॉपिक पे डिस्कशन करना शुरू करो। 2 मिनट उसके साथ कोई भी टॉपिक पे बात करोगे, वो म्यूजिक अपने आप बंद हो जाएगा और 2 मिनट के बाद अपने टॉपिक पे वापस चले आओगे, वो भूल भी हो गया होगा। सो गिव हिम सब्स्टिट्यूट, ऑलराइट। एंड कभी कभार आप उसे रिक्वेस्ट भी काफी सारी करते हैं, जैसे अगर मैं आपके घर आऊंगा और आप उससे कहेंगे बेटा अंकल को नमस्ते करो, वो क्या सोच रहे पता है, मैं क्यों करूं, अंकल के पैर छुओ, अंकल को विश करो, गुड मॉर्निंग बोलो। एंड यू नो व्हाट, हम कभी कभार अपने बच्चे को एक पपेट बना देते हैं, मतलब कि वो स्कूल से वो ABCD सीख कर आया, 1 to 10 सीख कर आया, टेबल सीख कर आया, चलो अंकल को वो ABCD सुनाओ, चलो अंकल को वो फंक्शन का डांस करके दिखाओ। ये कोई कठपुतली है कि अब जो बोले वो करें? उसका भी एक मूड होता है, उसकी भी एक इच्छा है। आपका फर्ज बनता है ये कहना, बेटा तुमने अपने एनुअल फंक्शन में जो डांस किया था ना, बहुत बढ़िया किया था, और ये अंकल जो है ना उस दिन मौजूद नहीं थे, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या वो डांस तुम उनको करके दिखाओगे। और तब उस इंसान की ओर एक नज़र आपकी और उनका समझना, जब वो गेस्ट जो थे वो रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ बेटा क्या तुम हमें वो करके दिखाओगे, एंड दैट्स वेयर उसके ईगो को भी एक वैल्यू मिलेगा, उसको भी एक रिस्पेक्ट मिलेगा। I mean, ऐसा नहीं कि जब आप उठा के ला के खड़ा कर दे, चलो शुरू करो, नहीं नहीं करना ही पड़ेगा, तुम मना कैसे कर सकते हो। नो, सी दैट इज नॉट द वे। अब आपने ये किया, वो अंकल ने भी रिक्वेस्ट किया, इन केस उसका मूड किया, वो किया, नहीं किया कोई बात नहीं, हो सकता है 10-15 मिनट के बाद करे, हो सकता है 1 घंटे के बाद जब वो अंकल के बीच साथ वो धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगे, उसके लिए वो जो नयापन था वो माहौल थोड़ा खत्म होकर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन जाए, फिर उसका मूड करे कि मैं वो करूं। इट डिपेंड्स ना, बट उसे फोर्स मत करो। अगर 6 महीने तक आपके घर जितने लोग आ रहे हैं उनको आप जैसे ही वो घर में आते हैं आप नमस्ते करेंगे, 6 महीने तक आपका बच्चा देखेगा, 7वें महीने से वो भी करना शुरू करेगा। कभी अगर अपनी गलती है तो माफी मांगो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर उनकी गलती है तो वो कभी अपने बच्चे से माफी नहीं मांगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी गलती को कभी मत छुपाओ। ये कहना, बेटा आई एम सॉरी, उस दिन तुमने जो कहा था तुम सही थे, मैं गलत था, बिंदास कहो, झिझक मत रखो, शर्म मत रखो। अगर आप सॉरी कहेंगे, धीरे धीरे आपके बच्चे को भी आदत होगी कि जब उसकी गलती हो तब वो भी सॉरी कहेगा। कभी कोई दिन कोई आर्ग्यूमेंट या झगड़े के बाद 2 दिन के बाद आकर कहना, बेटा आई एम सॉरी, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी, मुझे तुम्हें वो नहीं बोलना चाहिए था, इस तरीके से नहीं डांटना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर दैट। 1 बार, 2 बार, 4 बार, यू नो व्हाट, वो दिन दूर नहीं होगा जब रिटर्न में आपका बच्चा भी कहना शुरू करेगा, मम्मी इवन आई एम सॉरी, उस दिन मैंने होमवर्क ना करके फिजूल में आपके साथ झगड़ा किया था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बट वो कब होगा? इट स्टार्ट्स विथ यू, राइट? यू हैव टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट। एंड या व्हेन आई सेड दैट यू हैव टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट, चलो एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना, 4 से 5 मिनट का वीडियो है। मैं नहीं चाहूंगा इस वीडियो का एक भी सीन, एक भी डायलॉग आप मिस करें। बहुत सुंदर है। एक बहुत ही अच्छी फिल्म जिसका नाम है ये मेरा इंडिया, उसमें एक कैरेक्टर दिखाया है जिनका नाम है सुषमा जी। अब ये सुषमा जी जो है वो एक हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर है।
घर पे जब वो सुबह टीवी सीरियल देख रहे हैं, उनके पति पूछते हैं सुबह सुबह टीवी सीरियल कैसे, और वो कहती है कि ये तो कल शाम का रिपीट टेलीकास्ट है। तब उसी दौरान उनकी जवान बेटी जब तैयार होकर निकली, पूछा क्या आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो? वो जवाब देती है नहीं, क्योंकि मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, वो दुखी है, तो मैं उसे डिस्को लेकर जा रही हूँ। इसे लेकर वो नाराज़ होती है और अपने पति से कहती है कि ये क्या बात हो गई, आजकल इनकी भाषा कैसी है, इसे छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। इस बीच में उन्हें एक फ़ोन आता है। सामने समीर करके हमारी फिल्म के हीरो है, जिनके बाबा जी यानी कि उनके पिता सुषमा जी के हॉस्पिटल में एडमिटेड है। फ़ोन उठाने के बाद वो समीर को होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जो कपड़े पहनकर जा रही थी उसे देखकर वो अपने पति से कहती है कि भाई ज़रा उसे कुछ कहो, उसे समझाओ कि ऐसे कपड़े पहनकर बाहर ना निकला करे। साथ में वो जोड़ते हैं कि ये फिल्मों की असर है इनके ऊपर। बोले कल शाम मैं एक फिल्म देख रही थी जिसमें किस तरह से हीरो सिगरेट पी रहा था या हीरोइन ने कैसे कपड़े पहने हुए थे। वो फिल्म का जो नाम लेती है, सुनकर उनके पति पूछते हैं ये फिल्म तुमने कैसे देखी, ये पिछले हफ्ते ही तो रिलीज़ हुई है। सुषमा जी तब जवाब देते हैं कि हमारे नीचे जो वीडियो पार्लर वाला है वो पायरेटेड कॉपी उन्हें दे देता है, इसीलिए वो घर पे बैठकर उसे देख सकती है। अब ये सारी बातें फ़ोन जो होल्ड पर है सामने समीर भाई सुन रहे थे, जिस दौरान वो काफ़ी बार सुषमा जी कहती है कि बच्चों पर फिल्मों का असर हो रहा है, समाज का असर हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब जो डायरेक्ट सीन पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ वो है कि जब वो अपने हॉस्पिटल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अपने कैबिन में बैठी है और समीर उन्हें मिलने के लिए आते हैं। फ़ोन पर समीर काफ़ी सारी बातें सुन चुके थे और जब वो उन्हें मिलने के लिए आते हैं तब सुषमा जी समीर से कहते हैं कि आप अपने बाबा जी को अब घर लेकर जाइए, क्योंकि इससे ज़्यादा उनका इलाज संभव नहीं है। तब समीर कहते हैं कि नहीं नहीं, आप उन्हें यहीं पर रखिए, क्योंकि यहाँ आपका स्टाफ उनकी काफ़ी अच्छी सेवा कर पाता है। तब सुषमा जी कहते हैं मगर आप अपने बाबा जी के लिए जो फ्रूट्स लेकर आते हैं वो आधा तो मेरा स्टाफ खा जाता है। समीर उसे पॉजिटिवली लेते हैं, कहते हैं कि अच्छा है, उस बहाने उनकी ज़्यादा सेवा होगी। इसे सुनने पर सुषमा जी कहते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इससे तो मेरा स्टाफ बिगड़ जाएगा, उन्हें चोरी करना आप सिखा रहे हैं। और तब समीर सलाह देते हैं फिर एक काम कीजिए कि उनकी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए कि वो चोरी ना करे। अब सुषमा जी इसे थोड़ा पर्सनली लेती है कि आप क्या मुझे ये सिखाना चाह रहे हैं कि मैं अपना हॉस्पिटल कैसे चलाऊं? बोले आप नहीं जानते हैं इन छोटे लोगों को, इन्हीं की वजह से हमारी इमेज खराब होती है। और तब समीर बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि अगर हॉस्पिटल की इमेज खराब हो तो छोटे लोग जिम्मेदार, अगर बच्चे खराब हो तो फिल्में और टीवी सीरियल जिम्मेदार। दूध की धूली तो सिर्फ आप एक ही है, आप पायरेटेड सीडीज खरीदती है, आप ब्लैक मनी इकट्ठा करने के लिए पैसा कैश में लेती है, और तो भी दोषी हमेशा दूसरों को आप मानती है। ये सुनने पर सुषमा जी थोड़े हैरान भी है और थोड़ा रियलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में आखिर में समीर कहकर जाते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि गलतियां दूसरों की नहीं होती है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप की नकल करते हैं और बाद में दूसरी दुनिया की। बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप की नकल करना सीखते हैं, बाकी सब कुछ बाद में। और इसी वजह से जब मैं कह रहा था कि पुट योरसेल्फ फर्स्ट, ये पेरेंटिंग का एक की फैक्टर है विच इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट। बच्चों को मैनेज करना एक्चुअली बहुत आसान हो जाएगा अगर हम अपने आप को मैनेज कर पाए। अगर पिता होने के नाते हमें क्रिकेट देखने की बहुत ज्यादा आदत है तो बच्चे को रोकना मुश्किल है फिर क्रिकेट और टीवी देखने से। अगर माँ होने के नाते हमें टीवी सीरियल्स देखने की आदत है तो अपनी बेटी को रोकना मुश्किल है टीवी सीरियल्स
देखने से। फिर सिर्फ चॉइस बदलती है, आदत नहीं बदलती है। आप में भी बालिका वधू एंजॉय करते थे, वो बिग बॉस एंजॉय करती है, बस फर्क इतना ही है। और फिर जब आप उसे डांटेंगे कि बिग बॉस बहुत बकवास है, फालतू है, रियल नहीं है, गलत है, नेगेटिव है, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके पास भी एक जवाब तैयार है आपके लिए। डिपेंड्स, कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। और जब देते हैं तब हमें लगता है कि जमाना बदल गया है। बट ये भी तो है कि हम सच सुनना पसंद नहीं करते हैं। बच्चों को कुछ उम्र के बाद इसलिए सिखाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस उम्र के बाद उन्हें अपनी गलतियां भी दिखना शुरू हो गई है। और इस वजह से जितनी बार आप सिखाने के लिए जा रहे हैं, जब वो अपनी गलतियां देख पाते हैं तो वो इस बात को देख रहे हैं कि जब आप ही परफेक्ट नहीं है तो आप हमें परफेक्ट होना क्यों सिखा रहे हैं। एंड स्पेशली कंपैरिजन इज द बिग प्रॉब्लम। यू नो, जब आप कंपेयर करते हैं, वो पड़ोस में तेरा बेस्ट फ्रेंड रवि, तू 85% लाया और उसे देख वो 95 लाया। उसने आपसे कभी ऐसा कहा, पापा, रवि के पापा अशोक अंकल आपकी तो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मर्सिडीज लाए, आप क्यों मारुति पर है अभी भी। जब आप कहते हैं तेरी बहन देख अपना रूम कितना अच्छे से सेट करके रखती है और तू देख सब बिखरा पड़ा रहता है पूरा दिन। जब बच्चे ने याद कराया, मम्मी कल रात को डाइनिंग टेबल पर डिनर के समय जब आपने बहुत मेहनत से पाव भाजी बनाए थे और पापा ने ये कहा कि ये तो ठीक है मगर हीना के जैसे नहीं है, तब तो तुमने ये कह दिया था फिर मुझसे शादी क्यों की, हीना से ही कर लेते। अपनी लाइफ में कभी भी कंपैरिजन हो तो इतनी तकलीफ आ जाती है। और पता नहीं क्यों हम अपने बच्चे की कंपैरिजन दुनिया भर की जगहों पर करते रहते हैं। उसके बड़े भाई के साथ करेंगे, कभी छोटी बहन के साथ करेंगे, कभी पड़ोसी के साथ करेंगे, कभी उसके फ्रेंड के साथ करेंगे। क्यों? एक चीज तो स्वीकारने से रही, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। इस वजह से अगर अपने से कभी गलती हुई है, माफी मांगो। यह दिखाना कि मैं गलती करता हूं गलत नहीं है। इन रिटर्न अपने बच्चों को भी परफेक्ट होने के एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हम, मगर जब हम स्वीकारेंगे वो भी स्वीकारेंगे और उससे भी बढ़कर कंपैरिजन कभी ना किया जाए। जो उनके अंदर अच्छा है सिर्फ उस पर फोकस करो। और कंपेयर करना है तो इस तरह से भी तो कर सकते हो कि ये कंपैरिजन जब किया कि वो 95 लाया तो 85 क्यों लाया, तो कंपैरिजन ये भी तो हो सकता है कि वो सिगरेट की आदत उसे लग चुकी है, अपने बच्चे को अभी ऐसी कोई आदत नहीं है। कंपैरिजन तो बहुत तरीके से होती है, मगर रूल बहुत सिंपल है। जब अच्छाई पर फोकस होगा अच्छाई बढ़ेगी, जब बुराई पे फोकस होगा और बुराई को ही हाईलाइट किया जाएगा तब बुराई बढ़ेगी। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू डिसाइड। एंड फॉर किड्स, एज वी ऑल नो, बच्चों के अंदर कभी नफरत, बदले की भावना, बुरा स्वभाव, ये सब परमानेंट नहीं होता, सिचुएशनल है। और इस वजह से उनकी अच्छाई पे फोकस कर करके ये बुराई को खत्म किया जा सकता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, साथ में खेलना। लोग कहते थे बरसों से कि जो साथ में खाते हैं वो साथ में रहते हैं। मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, जब आप साथ में खेलेंगे तो आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे। एक बात बताओ, आप शोक सभा में कितना समय बिता सकते हैं? शोक सभा समझते हो? प्रार्थना सभा, कोई गुजर गया हो, उधर सब सफेद पहनकर बैठे रहते हैं रोते हुए, देखा है?
कितना समय आप एक शोक सभा में बिता सकते हैं? बस कुछ उसी तरीके से जब कुछ पेरेंट्स आकर मुझे शिकायत करते हैं कि आप हमारे बच्चे को कुछ समझाइए, वो घर पे रहना पसंद ही नहीं करता, मैं भी कहना चाहूंगा कि वो भी कितना शोक सभा में रह सकता है। हर एक इंसान को मौज मस्ती पसंद है, आपको भी पसंद है, और बच्चे का तो जो उम्र है उसमें तो उसके लाइफ में एंटरटेनमेंट सब कुछ है। तो अगर वो घर पे रहकर आपके साथ हंस नहीं सकता, हंसी मजाक नहीं कर सकता, उसे साथ में कोई खेलने वाला वहां पर नहीं मिलेगा, तो वो क्यों घर पे रहेगा? तो उसे वहां पर एक दोस्त की जरूरत है और आपको वो दोस्त बनना पड़ेगा। यहां पर हमारे एक पार्टिसिपेंट ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था कि आज से मैं अपने बच्चे के लिए वक्त निकालूंगा। मैं आपको उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक देना चाहता हूं। 20 मिनट्स ऑफ क्वालिटी टाइम ईच डे। सिर्फ 20 मिनट्स बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। 20 मिनट का क्वालिटी टाइम जब आप अपने बच्चे के साथ बिताए, वो क्वालिटी टाइम में करना क्या है? उस क्वालिटी टाइम में वो सब कुछ करना है जो आपका बच्चा करना चाहे। एग्जाम्पल, आपका बच्चा ये कहे, पापा ये सोफा के ऊपर मेरे को कूदना है। ओके, स्टार्ट। उसको कैच करने के लिए उधर खड़े रहो आप, और बीच में वो बोले, पापा तमे पण आवी जाओ। उस समय टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सोफे का क्या होगा। भले वो जितना करे उतना ना सही, बट एक बार तो उसकी खुशी के लिए ही सही चढ़ो। भले 20 सेकंड या 30 सेकंड और फिर उतर जाओ हंसकर, कोई बात नहीं। फिर किचन से भी आवाज आए तो भी करना है। बट वो 20 मिनट वो जो चाहे वो, आई मीन फॉर एग्जाम्पल वो कहता है, पापा मैंने ना इंटरनेट पे नया रेसिपी देखा है, चलो अपने मिलके केक बनाते हैं। आज किचन का जो होना होगा देखा जाएगा। बट बच्चे ने कहा, और वो 20 मिनट का क्वालिटी टाइम आपको जो उसके साथ बिताना था, तो उसमें उस प्रोसेस में आपको लग जाना है, भले आपको कोई नॉलेज हो उस चीज का या ना हो। आपका बच्चा कहे कि उसे क्रिकेट खेलना है, ऑलराइट, गो अहेड, प्ले क्रिकेट। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, चाहे वो कितनी ही आपको मैं कहूंगा कि छोटी सी लगे, या कितना ही ऐसा लगे कि यार इस उम्र पे मैं ये नहीं कर सकता, वॉट एवर इट माइट बी, वो 20 मिनट डेडिकेटेडली उसके लिए निकालनी है। उसमें ना कोई शिकायत, ना कोई आर्ग्यूमेंट, ना कोई झगड़ा, और कहीं पर भी उसे मना करने की कोई जरूरत नहीं है, सिवाय कि कोई चीज सिर्फ उसके लिए डेंजरस हो और वो करना उसके लिए सही ना हो, तब की बात अलग हो जाती है। बट अदरवाइज फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, गो अहेड एंड डू इट। 20 मिनट्स। हर एक फादर के लिए मैं कह रहा था, क्योंकि माँ जो है वो वैसे भी बच्चे के साथ कुछ वक्त तो बिताती है, बट फादर जो कुछ जिम्मेदारियों में है, घर को चलाने की जो जिम्मेदारी उन पर है, पैसा कमाने की जो जिम्मेदारी है, उसमें वो वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। सो आई वॉन्ट योर 20 मिनट्स की जब आप अपने बच्चे के साथ वो वक्त बिता सके। कभी कभार सिंपली हो सकता है कि वो 20 मिनट में बच्चा कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ आपके साथ बात करेगा। मे बी हो सकता है वो 20 मिनट के दौरान आप उसके साथ बाहर एक गाड़ी में या 2 व्हीलर पर राउंड लगाने को या लॉन्ग ड्राइव पे चले जाए, ये भी हो सकता है। मे बी हो सकता है कि सिर्फ उसका मन था, आज वो पिज्जा खाना चाहता था, तो आप उसे बाहर पिज्जा खाने के लिए लेकर गए, वॉट एवर इट माइट बी। बट एक 20 मिनट का क्वालिटी टाइम आपको उसके साथ बिताना है। कितने फादर्स मुझे यहां पर कमिटमेंट देते हैं कि ओके, वी कमिट आवरसेल्व्स कि हम हर दिन 20 मिनट का समय अपने बच्चे के लिए अब निकालने के लिए तैयार हैं। ऑलराइट, बाकी घर जा सकते हैं। सी, हो सकता है कि आप ऑलरेडी वो 20 मिनट का वक्त निकालते हो, राइट। अगर आप वो 20 मिनट का क्वालिटी टाइम निकालते हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। मगर उसमें वो क्वालिटी बढ़ाइए, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट।
सर आप कुछ कहना चाहते थे? आपने कहा आपने जो 20 मिनट दे सकते हैं बाकी गलत है, लेकिन मेरा कहना है मतलब मैं 20 मिनट क्यों दूं? इससे ज्यादा क्यों नहीं दे सकता? सिर्फ 20 मिनट का क्वेश्चन क्यों? आपकी जो पॉजिटिविटी है, रिपीटेशन क्यों? कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ 20 मिनट नहीं, मुझे बच्चे के लिए इतना, क्योंकि ये मेरा है। Thank you. You know, शायद मुझे ऐसा लगा कि मेरे बोलने में कुछ गलती हुई, तो मैं उसे अलग तरीके से समझाता हूं कि जो बहुत बिजी रहते हैं और अपने बच्चे को जरा भी वक्त नहीं दे पाते हैं, वो एटलीस्ट आज से मिनिमम 20 मिनट का क्वालिटी टाइम देना शुरू कीजिए, और उससे ज्यादा जितना आप दे रहे हैं और दे सकते हैं उसे बढ़ाते रहिए और चालू रखिए। आई रियली अप्रिशिएट दैट पॉइंट। वैसे तो ये पॉइंट आप सभी के दिमाग में है कि हम जितना ज़्यादा अपना बच्चे को वक्त दे सके उतना अच्छा ही है, बट 20 मिनट में इसीलिए हाईलाइट करके बोल रहा था क्योंकि 20 मिनट एक साइकोलॉजिकल फिगर है रैपो बिल्ड करने के लिए। बच्चे का जो माइंड है वो माइंड ऐसा है कि जिसमें अगर आपने एटलीस्ट 15 से 20 मिनट का वक्त निकाल दिया ना, उसके लिए उतनी खुशी काफ़ी हो जाती है। और इस वजह से मैं कह रहा था मिनिमम 20 मिनट, ज्यादा दे तो इट इज ऑलवेज गुड, बट 20 मिनट यहां पर जो मैंने बताया था वो उसकी मर्जी के मुताबिक था। और आपको पता है उसकी मर्जी के मुताबिक आपके लिए ज्यादा वक्त निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, वो मैं जानता हूं, बिकॉज एडल्ट साइकोलॉजी क्या है वो भी मैं जानता हूं। और 21वीं मिनट से आप गलती निकालना शुरू कर लेते हैं, आप खामियां खोजना शुरू कर देते हैं। 20 मिनट थोड़ा सा अपना स्वभाव कॉम्प्रोमाइज करके उसके स्वभाव को स्वीकारना आसान है। शादी से पहले जब डिसाइड हुआ था कि इनके साथ शादी करेंगे, तब सब कुछ करते थे ना उनके लिए। वो कहते थे मुझे लेने को आओ, अब भी आया। वो कहते थे पैकिंग का कचरा का क्या करूं, ला अब बकेट में डाल देते थे। ये बैग मेरे पास है, पर्स, मुझे बाथरूम जाना, ला ला मैं उठा लेता हूं। वो शादी के पहले का जो टाइम था ना वो 20 मिनट था। तब हम अपने भाव को कॉम्प्रोमाइज करके उनके लिए सब कुछ करने को तैयार थे। शादी के बाद जब उसी इंसान के साथ लंबे टाइम तक रहना हुआ, धीरे धीरे उसके स्वभाव को दबाकर अपना स्वभाव उस पे डालना शुरू किया। इस वजह से मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा था, इट हैज अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड, ऑलराइट? बिकॉज एज अ फादर, एज अ मदर, हम सब अपने बच्चे को हर बार वो नहीं दे सकते हैं जो वो चाहता है। 100% देना लिटिल डिफिकल्ट, नामुमकिन तो है ही नहीं। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज मैं अपने पिता के अंदर देख चुका हूं, इसीलिए बता सकता हूं कि मुझे वो जो टाइम दे पाते थे, इट वाज सो अमेजिंग। बट लोगों को मैं कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं सिखाना चाहता। मैं वो सिखाना चाहता हूं जो आप सभी के लिए बिजी होने के साथ साथ भी संभव हो पाए ही है, राइट? बट एटलीस्ट 20 मिनट्स वो टाइम जो वो चाहता है वैसा, ना कि जो हम चाहते हैं वैसे। उस 20 मिनट में मेहरबानी करके पढ़ाई की बात मत करना। एक बच्चे को ये पूछना कि बेटा पढ़ाई कैसा चल रहा है, इससे बकवास सवाल आप उससे पूछ ही नहीं सकते हैं, राइट? एंड नाउ उनको चॉइसेस दीजिए, डिसीजंस मत दो, फोर्स मत करो, चॉइस दो। एग्जाम्पल, बेटा आपके लिए मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है,
तो आप पहले नाश्ता करना चाहेंगे और फिर तैयार होंगे, या पहले तैयार हो जाएंगे और फिर नाश्ता करेंगे? ये कहना चलो नाश्ता तैयार है, फटाफट से डाइनिंग टेबल पर बैठो, उसमें उसे लगता है उसके ईगो को आपने अपोज किया, फोर्स किया कोई चीज करने के लिए। इस सिचुएशन में आप दोनों चीजें उससे करवा तो रहे हैं, लेकिन तो भी उसको ये फील हो रहा है कि कंट्रोल में वो है, क्योंकि आप कहे क्या रहे हैं, पहले तुम नाश्ता करना चाहोगे और बाद में तैयार होंगे, या पहले तैयार होना चाहते हो बाद में नाश्ता करोगे? दोनों करना तो है, सिर्फ तुम ये चूज कर लो पहले क्या करना है। चॉइस देने में सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और उसको ये लगता है कि कौन डिसीजन ले रहा है, मैं डिसीजन ले रहा हूं, एंड इट हेल्प्स। बाय द वे, आपको अभी ब्रेक चाहिए या मैं 10 मिनट के बाद ब्रेक दूं? वैसे मैं 10 मिनट के बाद ही देने वाला था, ये तो क्या आपको लगे कि भाई हमें ध्यान में रखा। So you always have to give that choices, you know. Alright, स्पून फीडिंग की आवश्यकता नहीं, मतलब मैं आपको मना किया था कि हाथ पकड़कर होमवर्क नहीं कराना है, तो ऐसी बहुत चीजें हैं जो अब धीरे धीरे उसके ऊपर छोड़ना शुरू करो, खुद मत करके दो। एग्जाम्पल, बच्चे का एक सर्टेन उम्र हो जाए, उसके बाद सुबह उसके लिए आपको स्कूल जाने के लिए उठने की आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा 8 साल का है, उसके लिए गर्म पानी करके दो, ओके। उसके लिए टिफिन बॉक्स भर के दो, ओके। अब उसको शर्ट के बटन बंद करवाने की जरूरत नहीं है, अब उसको शूज पहनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उसे लेस बांधना नहीं आता, तो सिर्फ उतनी चीज के लिए या तो आप अवेलेबल रहो या तो धीरे धीरे उसको सिखाने लगो, बट उससे ज्यादा आपको उसके सामने मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने बच्चे के लिए आप जो करते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगे उस पे छोड़ना शुरू करो और अपने आप को कट ऑफ करो। हमको ये लगता है कि अगर मैं करके दूंगी तो ही अच्छे से अच्छा होगा, मगर ये संभव नहीं है कि अगर आपने साइकिल के लेफ्ट राइट वो छोटे छोटे पहिए पूरी जिंदगी के लिए लगा के रखे तो बच्चा कभी वो साइकिल को बैलेंस करना सीख पाएगा। बच्चा 10 साल का हो गया, अब हो सकता है कि उसके लिए आप रात को दूसरे दिन का जो नाश्ता बनाना था या जो सूखा नाश्ता उसके लिए पैक करना था, उसको बता के रखो, बेटा ये डब्बे होते हैं, उसमें ये नाश्ता भरा रहता है, तुमको जो पसंद है तुम पैक करके ले लेना, खत्म हो गई बात। अब वो एक एक्टिविटी भी कम हो गया। धीरे धीरे वो और बड़ा हुआ, समझ आने लगा पानी गर्म कैसे होता है, या वो गीजर लग गया है अब तो उसमें और आपको मेहनत करना भी नहीं है। जब तक वो गैस पे गर्म करके दे रहे थे तब तक की बात अलग थी कि आपको इन्वॉल्व भी होना पड़े, बट अब अगर वो मशीन से हो रहा है तो उसमें भी अब आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। वो लाइट कैसे चालू होता है, गीजर कैसे चालू होता है, गर्म पानी कैसे आता है, उसको आता है। सो नाउ अगेन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर दैट। और जैसे 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 बच्चा बड़ा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है, आपको उठने की भी जरूरत नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है एक बार जाकर उसको उठा दो कि वो टाइम टू टाइम उठ जाए, खत्म हो गई बात। धीरे धीरे वो उठाने का पैटर्न भी बंद कर दो। 15 साल के बच्चे को जाकर उठाने की भी कोई जरूरत नहीं है, उतना मैच्योर है कि वो अपने अलार्म के द्वारा, फोन के द्वारा उठ सकता है। सब चीजें उसके लिए करके मत दो। एग्जाम्पल, खाना आपने टेबल पे रखा, अब उसकी थाली में कितना लेना वो खुद डिसाइड करेगा, उसकी थाली सर्व करके आप नहीं देंगे। किसी के फंक्शन में गए, 12 साल का बच्चा है तो उसको मालूम है वो प्लेट कैसे लिया जाता है, बुफे से खाना कैसे रखा जाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सबसे बुरा क्या होगा, किसी के ऊपर जाके वो गिराएगा। उससे ज्यादा कुछ बुरा हो सकता है नहीं। अब वो 12 साल का बच्चा किसी के ऊपर जाके गिराए तो आपको बस दूर से देखते रहना है। वो जिसके ऊपर गिराया उसका और आपके बच्चे का प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। दूर से देखो कि आपने अपने बच्चे को क्या ट्रेन किया है कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करता है।
उसे किस तरह से वो सामने वाले अंकल को सॉरी बोलता है, या फिर किस तरीके से वो वहां पर जाकर टिश्यू से कुछ साफ करवाता है, क्या कर रहा है, खुद देखो। और इंटरेस्टिंगली बच्चा है ना, सामने भी कोई कुछ नहीं कहने वाला, कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कहने वाले तभी होंगे जब आप साथ में होंगे। डायरेक्टली बच्चे पर कभी कोई नाराज नहीं हो सकता है, और अगर कोई हुआ भी सही तो भी टेंशन मत लो, बच्चे को वो नाराजगी के सामने भी फेस करना सीखने दो। हर बार जब उस पर कोई गुस्सा करेगा तो आप लाइफ में मौजूद नहीं रहने वाले हैं वो फेस करने के लिए, तो आज उसे करने दो। और वो थाली जिंदगी में एक ही बार गिरती है, और जितना आप साथ में रहोगे और उसकी थाली पकड़ के रखोगे, उतना वो बड़ा होता जाए और बड़े होकर बाद में गिराएगा जब आप नहीं रहोगे। उससे बेहतर है जब बच्चा है तभी गिराने दो, तब गलती नहीं है। बड़ा होकर गिराएगा तब वो बहुत बड़ी गलती होगी। ऑलराइट, सो लेट हिम लर्न, खुद मत करो। चलिए मैं आप लोगों से अब जानना चाहता हूं, आज अभी इसी समय ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अब आपको लगता है कि आप अपने बच्चे पर छोड़ सकते हैं, जो आप करते हैं बट अब आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा ट्रेन कर देंगे और वो कर सकता है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, बताइए। सो देयर आर फ्यू पीपल अगेन, वहां पर पीछे चले जाते हैं। यस मैम, पहले आपसे जानेंगे। सर मेरा नाम कविता है। कविता जी बताइए। मेरी बेटी 15 साल की है। 15 साल, ओके। हाँ, जैसे आपने अभी बोला ना कि नानी के लिए गीज़र वीज़र चालू करने का या तो मैं अभी तक वही सोचती हूँ कि अगर मैं करूँगी तो ही ठीक होगा, वो करेगी लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमेशा मेरे हस्बैंड बोलते हैं हो जाने दो लेट, एक दिन स्कूल लेट जाएगी, अपने आप जल्दी उठेगी और वो जाएगी। आपके हस्बैंड है प्रोग्राम में? हाँ, ये रहे। यस सर। सर इस पर आप क्या कहते हैं? उन्हें मैं चाहूंगा कि आप ही बताइए अभी, आप क्या कहते हैं नॉर्मली? मैं तो हमेशा इसको बोलता हूँ कि एक बार छोड़ देगी ना, जैसे आपने वो शूज का वो मोजे का बताया था सेम छोड़ देगी, दूसरे दिन वो मेला पहन के जाएगी ना तो खुद ही लाइन पे आ जाएगी। परिस्थिति से सिखाओ, राइट? सी मैं कहना चाहूंगा, कविता जी आपको माइक मैं देना चाहूंगा। कविता जी आपकी बच्ची 15 साल की हुई है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ एक माँ होने के नाते आपका जो केयर, जो प्यार है, उसमें आप हमेशा उन चीज़ों को संभालना तो चाहते हैं, बट मुझे ये बताइए, अगर आप सिर्फ हाथ पकड़े रखेंगे तो वो खुद चलना कब सीखेगी, राइट? सो आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग, जो डिसीजन उन्होंने लिया है कि कुछ चीज़ों के लिए वो जो हर दिन उठ रहे थे या कर रहे थे, छोड़िए। बट सर एक Please. और बात है, मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरे मम्मी एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे वो कंफर्ट, वो प्यार, वो केयर वो नहीं मिला। तो मैं अब तक वही गलत उसमें थी कि मैं उसको ज़्यादा दूं। पर ये हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम ही ज़्यादा देते रहोगे तो फिर वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही ट्रेन करेंगे। ऑलराइट, दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट। नाउ ये एक साइकोलॉजी की बात हो रही है, सुनना ध्यान से। उनका ये कहना है, उनके मदर बहुत कम उम्र पर, जब वो छोटे थे, मतलब खुद जब वो छोटे थे तब उनके साथ नहीं थे उसके बाद से, राइट? तो उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां थी। नाउ शी थिंक्स कि अगर मैंने जो अनुभव किया है वो अपने बच्चे को ना देकर डबल प्यार, डबल केयर दूं। बट अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि जब आपके मदर आपके पास अवेलेबल नहीं थे, डोंट यू थिंक सो कि कुछ चीजें आपने जिस उम्र पे सीखना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि आपके मदर नहीं थे, राइट? और ये इक्वली हम सभी एक्सेप्ट करेंगे, ओके? तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको भी अपने बच्चे को वो स्पेस देना पड़ेगा जिसमें वो सीख सके, राइट? सर एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट। इस पॉइंट पर कुछ और पेरेंट्स कुछ भी कहे उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जो पेरेंट्स ये सोचते हैं मैंने जो पैसों की तकलीफों का अनुभव किया था अपने बचपन में, बोले वो तकलीफ मैं अपने बच्चे को, वो दुख नहीं देना चाहता। मगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आपने वो दुख देखा था, इसीलिए आज आप अपने दम पर खड़े हो पाए हैं। अगर किस्मत ने आपको वो दुख दिया ही ना होता तो कभी आप अपने दम पर खड़े ही ना होते।
और इस वजह से जिन घरों में बच्चों को पहले से मांगे बिना सब कुछ दिया जा रहा है, वो बच्चे अपने दम पर कुछ करना ही नहीं चाहते हैं. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, दैट्स वंडरफुल. कविता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया. एंड इफ एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर कि आज इस बात के साथ आप अपने बच्चे के लिए क्या है जो अभी भी उस पर छोड़ना चाहेंगे, डेलीगेट करना चाहेंगे, जो अब तक आप कर रहे थे, नजर रखते थे, बट आप अब उस पे छोड़ देना चाहते हैं. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप छोड़ना शुरू करेंगे ये भी जान लेना गलतियां होगी शुरुआत में. वो मांगेंगे क्योंकि उनको आदत है. वो आपको ये फील करवाएंगे कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हैं क्योंकि आप उनके लिए अब कुछ कर नहीं रहे. ये सब होने वाला है, मगर याद रखना जरूरी है कि वो तो ही सीखेंगे जब आप उनको छोड़ेंगे. अदरवाइज वो सीख नहीं सकते और वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे नहीं. ऑलवेज रिमेंबर, आप अभी अवेलेबल हैं, कब तक अवेलेबल है आपको खुद भी पता नहीं है. अगली सेकंड क्या होने वाला है आपको पता नहीं है. फिर क्यों उनको अपने ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट रखना है. ऑलराइट, सो if anybody else would like to share, okay, we got one more. हेलो, मेरा नाम रवि है. मेरी 8 साल की डॉटर है. वो हर रोज़ ट्यूशन जाती है, तो मेरे घर से 50 मीटर दूरी पे ट्यूशन है. हम लोग हर रोज़ उसको लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं. एंड शी ऑल्सो टेल्ड अस कि मैं कैपेबल हूँ, मैं आ सकती हूँ. तो आज से हम उसको खुद जाएगी और खुद आएगी, वो हम श्योरिटी ले दे रहे. Alright, that's wonderful. Nice to know that. No doubt. कुछ चीजें जैसे अब उसको अकेले भेजना, अब उसके लिए वो उसकी उम्र सही है नहीं है, वो रोड पर कितना ट्रैफिक है नहीं है, उसके लिए वो कितना सेफ है नहीं है, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ कुछ समय हमें सोचना भी ज़रूरी है, वहाँ वहाँ कुछ समय हमें आवश्यक है कि ध्यान भी रखना है. बट उसका मतलब ये नहीं होता कि हम छोड़े नहीं. उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसे सिखाए नहीं. इस बात का भी इक्वली ध्यान रखना ज़रूरी है. ऑलराइट, बट जहाँ भी कोई लाइफ के या इंजरी के रिस्क इन्वॉल्व है, वहाँ पर हम धीरे धीरे उसे छोड़ सकते हैं, समझ के साथ, उम्र के साथ और मैच्योरिटी के साथ. ऑलराइट, बट अदरवाइज यस, वी कैन ऑलवेज टीच देम. मैं बस इतना कहूंगा कि वी हैव वन मोर पार्टिसिपेंट. यस मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? अंजलि लाल का. हमारा बेटा अभी 12 साल का है. एक्चुअली इसी साल से हमने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाला है. सो हमें ऐसा लगता है कि एज ए पेरेंट वी हैव रियली डन, एंड आई फील प्राउड दैट वी आर ऑन योर पाथ. थैंक्स अ लॉट. इट वाज जस्ट अ शेयरिंग विद ऑल अदर पेरेंट्स. थैंक यू, थैंक यू. वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैटर पे कि पुराने ज़माने में आपको याद है गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी. एंड उन दिनों में गुरुकुल हुआ करते थे. अपने इंडिया में बरसों से ये पैटर्न थी कि बच्चे सीखने के लिए माँ बाप से अलग होते थे और कुछ बरस अलग रहते थे, अपने गुरु के पास से कुछ सीखते थे और कुछ बनकर वापस आते थे. ये फैक्टर और ये सवाल कि बच्चों को बोर्डिंग में रखना चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा है और जो मुझे काफ़ी बार लोग पूछते भी है. अगेन ये एक ऐसा आंसर है और एक ऐसा सवाल है जिसमें प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ के हैं और दोनों इक्वली बैलेंस्ड है. किसके कुछ फायदे हैं, किसके कुछ नुकसान है. बट वो तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि आप क्या चुनते हैं अपने बच्चे के लिए, या फिर किस उम्र पर चुनते हैं उसे अपने से अलग करना. इसके लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है जो मैं आपको लिख कर दे दूं कि इस उम्र से ये हो सकता है या नहीं हो सकता. वो अलग अलग बच्चे की मैच्योरिटी का लेवल अलग अलग है जिस पे डिपेंड करेगा. मगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा जिससे बहुत कुछ आप लोग समझ पाएंगे. फ्रेंच सीखने के लिए फ्रेंच के क्लासेस में आप जाए हफ्ते में एक बार, 2 साल तक हर हफ्ते आप फ्रेंच क्लास अटेंड करो. उसके 2 साल के बाद फ्रेंच के शायद आपको 10 शब्दों से ज्यादा कुछ भी याद नहीं होगा. और आपको अगर मैं 2 साल के लिए
फ्रांस में छोड़ दूं और इंडिया वापस आने का आपके पास ऑप्शन ही ना हो, 2 साल के बाद आप फ्लुएंट फ्रेंच बोल रहे होंगे। जो परिस्थिति सिखाएगी वो कोई क्लास, ट्यूशन या आप क्या सिखाना नहीं सिखा सकता है। ऑलराइट, सो बच्चों को उस परिस्थिति में रखो जिसमें बच्चे सीखे। मैं 14 साल की उम्र पे पहली बार अपने घर अहमदाबाद से मुंबई गया था अकेला, और तब मुझे उधर मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना था 14 साल की उम्र पे। बट मेरे पेरेंट्स वो रिस्क लेने के लिए तैयार थे। ये रिस्क है, हो सकता है बच्चा वापस ही ना मिले, हो सकता है कि उसे कुछ हो भी जाए, बट यारो कभी कभार कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं। बट इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि बेटे के लिए कब लेना या बेटी के लिए कब लेना, किस चीज़ के लिए कौन सी उम्र पे लेना, वो आपको ही डिसाइड करना होगा, उसके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट कुछ चीज़ें जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे रिस्क लिया, बस इतना कहूँगा कि वो सारे कैलकुलेटेड रिस्क गलती से सक्सेसफुली काम कर गए, जिसका नतीजा कुछ अच्छा मिल गया उनको। बट हर एक काम करेगा और पॉजिटिवली ही करेगा, ये गारंटी तो मैं आपको कभी नहीं दे सकता, कहना मुश्किल है ये। बट एक चीज ये भी याद रखिएगा कि आपके बच्चे को जो सीखना चाहिएगा वो नहीं सीखेगा, चलेगा, मगर उसको जो नहीं सीखना चाहिए अगर उसने वो सीख लिया तो नहीं चलेगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। एंड यस मैम, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, सो विल टेक लास्ट शेयरिंग। हेलो, आई एम मिसेस रेनू घनश्याम मंगवानी। सर एक्चुअली क्या है कि मेरा बेटा 11th में है, उसको ये नेचर किसको रात को पढ़ना अच्छा लगता है लेट नाइट तक, और मैं उसको इंसिस्ट करती नहीं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग। तो ये डिस्कशन हमारे में चलता रहता था। फिर मैंने आपका सीडी सुना जिसमें आपने बताया था कि बच्चे का नेचर जो होता है, किसी का होता है लेट नाइट में पढ़ना और किसी का अर्ली मॉर्निंग। तो उसमें मुझे से बहुत फ़ायदा हुआ। फिर मैंने क्या किया, अब उसको छोड़ दिया, वो लेट नाइट में पढ़ता है, लेकिन मैं उसके साथ बैठती हूँ। ओके, उसके साथ बैठती हूँ कि मुझे ये मन में है, क्या बोलते हैं कि ये मन में है कि जब तक मैं बैठूंगी तब तक ही वो पढ़ेगा। लेकिन जो आपका भी पॉइंट सुना, अब से मैंने ये डिसाइड किया है, अब मैं उसके साथ लेट नाइट तक नहीं बैठूंगी और उसको खुद पढ़ने के लिए छोड़ूंगी। थैंक यू सर। आई रियली अप्रिशिएट दिस बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स को ये फीलिंग है कि हम बच्चे पे नजर रखेंगे या साथ में बैठेंगे तो ही वो पढ़ाई करेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये गलत है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये सही है, मगर मैं ये जरूर कहूंगा आप कब तक ये कर पाएंगे। और इस वजह से ये कहूंगा कभी तो उनको उनकी लाइफ में अपने दम पर कुछ करना पड़ेगा, और जब आपके मौजूद रहने से वो पढ़ाई कर रहा है तो आपको वो रिजल्ट मिल रहा है जो आप चाहते हैं, मगर आप उस रिजल्ट को चूक रहे हैं जो उनके भविष्य की जिंदगी के लिए मैं चाहता हूं, जो भी एक्चुअली आप चाहते ही है, बट सिर्फ आप उस पर फोकस नहीं करते हैं। हमें टेम्पररी रिजल्ट में इंटरेस्ट है कि मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगी और मेरा बच्चा पढ़ाई कर लेगा और इसमें 90 ला देगा, बस उसमें मैं खुश हूं। बट मुझे उसमें जो खामी नजर आ रही है वो ये है कि उसमें वो अपने दम पर लायक नहीं बनेगा कुछ करने के लिए, और 25 साल के बाद उसको जो जिंदगी जीनी है उसमें वो एक तरीके से हैंडीकैप होने लगेगा, क्योंकि उसे सपोर्ट की आदत है। अब उसकी ऑफिस में भी जब तक किसी की नजर नहीं होगी ना, वो काम नहीं करेगा, करेगा तो सिर्फ बॉस को दिखाने के लिए करेगा। हमें ऐसे बच्चे को बढ़ावा नहीं देना है। ऑलराइट, सो आई होप इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हम इक्वली सभी समझे हैं। एंड लेट्स कम बैक नाउ गाइस, अपने
बच्चे को कंट्रोल नहीं करना है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है। मैं सभी से कहना चाहूंगा, आपके बच्चे के जितने दोस्त हैं ना, उनको अपना भी दोस्त बनाओ। रेगुलरली उनको घर पे बुलाओ। वो लोग पार्टी करने बाहर जा रहे थे, उनको बोलो बेटा घर पे पार्टी करो, मैं तुम्हारे लिए सब बनाती हूँ यहाँ पे, तुमको खर्चा भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप उनके दोस्त को अपना दोस्त बना लें। जब आपका बच्चा कुछ चीज़ें आपको नहीं बताता है, उनके दोस्त आपको बताना शुरू करेंगे। और जब आपके बच्चे को ये पता है कि मेरे दोस्त मेरे पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं और रेगुलरली बातें करते रहते हैं, तो वो भी छुपाने का रिस्क नहीं लेगा। और जब उनके दोस्त आपके साथ कनेक्टेड है और उनके दोस्त जानते हैं कि आप कौन है, इस वजह से वो आपके बच्चे को गलत रास्ते पर लेकर जाने का भी ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। उनके आसपास के एनवायरनमेंट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आप उनके दोस्तों के साथ कनेक्ट करेंगे, उनके आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, इतने हद तक कि उसका बॉयफ्रेंड बने या गर्लफ्रेंड बने, जो भी है, उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए आपको बताने की, और आपके अंदर भी बुद्धि होनी चाहिए। गर्लफ्रेंड तो बोले हमें भी मिला। अब हमें मिलना इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको कोई चीज़ के लिए हाँ बोल रहे हैं, बट एटलीस्ट अपने को लाके घर पे मिलाएगा तो हम उसके लिए कुछ जजमेंट तो दे पाएंगे कि उसके लिए वो सही है या नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाहर के बाहर बहुत कुछ हो जाएगा, और फिर जब वो फाइनल डिसीजन के लिए आपके पास आएगा और आप मना करेंगे, तब तक वो इमोशनली टूट जाएगा। एंड इफ यू डोंट वांट दैट, तो फिर आप उनके आसपास के लोगों के साथ भी कनेक्टेड रहो। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड आपको एज अ फैमिली हेल्दी चीज़ों को चुनना चाहिए खाने के लिए। कभी भी छोटे बच्चों को प्लीज़ आप 4 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, सोडास यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं, प्लीज़ उसकी आदत ना दी जाए। छोटे बच्चों को चाय, आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स, छोटा बच्चा 1 साल का, 2 साल का, उसको चम्मच से, ले बेटा चाय पिएगा, ले 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 एक लगाया वो चाय पिएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या लॉजिक है उस 1 साल के बच्चे के अंदर चाय डालने का, उसको टेस्ट देने का, या वो कोक जैसी फालतू चीजें पिलाने का जो कितनी एसिडिक है और उसकी सिस्टम के लिए वो जरा भी सही नहीं है। वी ऑल नो दैट। और प्रॉब्लम एक और है, पता है क्या है? माँ जो है उसको कुछ ही सब्जियां पसंद है, इसलिए बच्चे को भी कुछ ही सब्जियां पसंद है, क्योंकि वो बनाए दूसरी सब्जियां तो बेचारा खाए ना। सो इन दैट केस आपको भी उस चीजों की आदत लानी पड़ेगी कि जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खाएगा। अगर वो आप पसंद करेंगे तो ही बच्चा हर एक सब्जियों को खाएगा, अदरवाइज व्हाई वुड ही ईट, क्योंकि आप ही नहीं बना रहे। ओके, सो एज अ फैमिली हेल्दी ईटिंग की आदत क्रिएट कीजिए रेगुलर बेसिस पर, इतने हद तक कि बाहर मूवी देखने को जा रहे हैं, अगर मूवी का 8 बजे का टाइम है, घर पे 7 बजे खाना बन जाना चाहिए। ये कहना उधर जाके पॉपकॉर्न मत खाओ, उससे बेहतर है उसके पेट में रोटी सब्जी डाल दो, और उसके बाद भी खाना खाने के बाद वो पॉपकॉर्न की जिद करे तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे दिलाएं। लेकिन ऐसी चीजें जब भी मैं खरीदता था, ज्यादातर मेरे डैड उसमें से खा जाते थे, सिर्फ एक ही वजह, क्योंकि मेरे पेट में वो कम जाए। कनेक्ट टू द टीचर, एंड दैट इज कि आपको उनके टीचर्स के साथ भी जुड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आपको मिलते रहे। और उनके टीचर्स को सिर्फ उनकी पढ़ाई के लिए चीजें मत बताओ, इंस्टेड उनके टीचर्स को बच्चे के स्वभाव के रेफरेंस में भी कुछ चीजें बताते रहो, जिससे टीचर को जब मौका मिले तो वो उसकी आदत और स्वभाव को लेकर भी कुछ उसको गाइडेंस देंगे, एंड इट इज गोना हेल्प योर चाइल्ड। ऑलराइट, नाउ हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की ओर आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज वी हैड अ लॉन्ग सेशन। हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से सेशन ले रहे थे। एक 15 मिनट का हम ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं। राइट, सो 15 मिनट के ब्रेक के दौरान थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, पानी पी लीजिए, एंड विल बी बैक सून। ऑलराइट, थैंक यू।
थैंक यू एंड वेलकम बैक टू ऑल। यू नो, इंटरेस्टिंगली हम अपने बच्चों को सिर्फ पैसा, जायदाद, घर, जमीनें देकर नहीं जाने वाले हैं, मगर उसके साथ साथ हम उनको मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बिकॉज ये सारी चीजें हेरिडिटरी है, जो माँ बाप से आती है, परिवार से आती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें देकर जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ अच्छी आदतें भी देकर जाएंगे जो हमारे माँ बाप अपने बच्चे पेरेंट्स से देखते रहते हैं। एंड मुझे याद है एक मेरे पेरेंटिंग के प्रोग्राम के बाद आई हैड अ ब्यूटीफुल केस। एक पिता, ही वॉज अ चेन स्मोकर एंड उन्होंने इस पेरेंटिंग सेमिनार के बाद अपना जो चेन स्मोकिंग का आदत था छोड़ा। उनका बच्चा 14 साल का था एंड प्रोबेबली दैट वाज द राइट एज कि जब वो बच्चा धीरे धीरे इस आदतों को समझ सकता था, और उन्होंने उस आदत को छोड़ दिया, एक ही झटके में छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज कि वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा कल उठ के इस आदत में फंसे। एंड इट वॉज अ ग्रेट, आई वुड से, मेजर डिसीजन जो वो पिता ने उस दिन लिया था। बट देन आई डोंट नो आप में से कोई रेगुलरली मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं नहीं है क्या है, बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं इंडिया में 23 डिफरेंट सिटीज़ में इवेंट्स लेता हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द मेजर एंड मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया, और सिर्फ पिछले 20 सालों से मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ले रहा हूँ। और पिछले 20 साल के दौरान मेरे लाइव प्रोग्राम्स में 20 लाख से भी ज़्यादा लोग आ चुके हैं, और मेरी बुक्स और सीडीज़ के द्वारा सिर्फ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग घर बैठे बैठे फ़ायदा पाए हैं। एंड थ्रू माई यूट्यूब वीडियोज़, बिकॉज अब दुनिया डिजिटलाइजेशन पर है, टेक्नोलॉजी पर चल रही है, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया के 100 कंट्रीज़ में, 100 देशों में लोग मेरे वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं। और मैं अगर यहाँ आया तो उससे पहले आज 4 तारीख हुआ, 4 सितंबर, तो 2 तारीख को ही मैं यूएस से लैंड हुआ। यूएस में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मैं इवेंट्स ख़त्म करके आया। एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, एक ऐसे इंसान को मिलने का कि जिनको मैं अपनी ज़िंदगी के लिए गॉड फादर मानता हूँ। शायद आपने नाम सुना हो टोनी रॉबिन्स का, बट एक ऐसे इंसान है वो ट्रेनिंग की दुनिया के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। एंड उनका एक बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम था एंड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकूँ। सो मेरे साथ वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे एज अ स्टूडेंट, एज अ पार्टिसिपेंट, मैं कहना चाहूँगा कि आपने नाम सुना होगा गूगल, आपने नाम सुना होगा IBM, आपने नाम सुना होगा अमेरिकन एक्सप्रेस, कुछ ऐसी कंपनियों के हेड्स वहाँ पर मौजूद थे एज अ स्टूडेंट, एज अ पार्टिसिपेंट, जिनके बीच बैठने का मुझे वहाँ पर मौका मिला। बिकॉज टोनी रॉबिन्स, जैसे मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के एक गॉडफादर या एक रोल मॉडल रह चुके हैं, उनका गुजराती में जब एक बुक लॉन्च हुआ था, उनकी तो बुक्स वैसे दुनिया की काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बट उनका जब गुजराती में बुक लॉन्च हुआ था तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके बुक के कवर पेज पर उनके फोटोग्राफ के साथ किसी का फोटोग्राफ रखा गया हो, एंड दैट वाज माय फोटोग्राफ जो वहाँ पर उन्होंने रखा। एंड मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी भी जानने को मिला था जब मैं उनको टोनी से मिला तब, कि वो इंसान की टोटल 22 कंपनियां होगी एंड उन्होंने इस साल सिर्फ $5.5 बिलियन का टर्नओवर किया। उसके पीछे कितने जीरो लगते हैं मत पूछना, because I'm not talking about rupees, I'm talking about dollars, and that too $5.5 billion I'm talking about, एक ऐसे इंसान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जो इतनी बड़ी कंपनीज को या फोर्ब्स के लिस्ट में जिनका नाम आता है उनको जब ट्रेनिंग देते हैं, या फिर ये कहूँ कि बिजनेस कोचिंग में वो आदमी फोर्ब्स लिस्ट में खुद पहले 5 में आते हैं। ऑलराइट, सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो मैं वहाँ पर ख़त्म करके यहाँ पर डायरेक्टली आया फॉर दिस पेरेंटिंग